मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना बीकॉम पार्ट फर्स्ट के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक प्रतिफल, इंग्लिश में जिसको कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं, के बारे में आज ही कंटेंट के माध्यम से इसका अर्थ एवं परिभाषा और प्रतिफल के लक्षण या विशेषताएं और प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, इसके अपवाद का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम के आधारभूत तत्वों में से एक तत्व है प्रतिफल। विधि की दृष्टि से कुछ अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है। अतः प्रतिफल की भूमिका वैध अनुबंध के निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से प्रकृति का यह सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति या समूह जो भी कार्य करता है, उसकी इच्छा यही रहती है कि वह जो कार्य करता है उसको उसके बदले कुछ ना कुछ प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। अतः जब भी मनुष्य कोई कार्य करता है, अवश्य ही उसकी ये इच्छा रहती है कि उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। अब इस प्रकार वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल एक आवश्यक और आधारभूत तत्व है। प्रतिफल से आशय क्या है? प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से होता है। अन्य शब्दों में कहें हम, प्रतिफल से तात्पर्य उस मूल्य से है जो वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। अनुबंध के दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से कुछ देने का वचन देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बताएं, राम अपनी कार 50,000 रुपये में श्याम को बेचने का ठहराव करता है। यहाँ 50,000 रुपये देने का श्याम का वचन कार बेचने के राम के वचन के लिए प्रतिफल है, और कार बेचने का राम का वचन 50,000 रुपये देने के श्याम के वचन के लिए प्रतिफल है। पर इसकी परिभाषा ब्लैकस्टोन ने दी है। उनके अनुसार प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए जाने वाला पुरस्कार है। दूसरी परिभाषा न्यायाधीश पीटरसन ने दी है। उनके अनुसार प्रतिफल किसी ऐसे कार्य को कहते हैं जिसका वैधानिक दृष्टि से महत्व होता है। यह वादी को कुछ लाभ अथवा प्रतिवादी को कुछ हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। एक प्रोफेसर न्यायाधीश ने दी है परिभाषा हिदायतुल्लाह जी ने। उनके अनुसार प्रतिफल वह वस्तु है जिसका विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य है। इस तरह से हम प्रतिफल का अर्थ समझ सकते हैं। प्रतिफल में क्या सम्मिलित हो सकता है? प्रतिफल कोई कार्य करना, कोई कार्य ना करना और बदले में दिया गया वचन, ये प्रतिफल के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं प्रतिफल की क्या लक्षण और क्या विशेषताएं हैं। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो। पहले लक्षण या विशेषता है, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो। यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिफल के रूप में किया जाने वाला कार्य या उस कार्य को करने से विरति वचनदाता के निवेदन या इच्छा पर होना। अतः स्वेच्छा से वचनदाता की इच्छा के अभाव में किया गया कार्य प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता। ये धारा अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 के फर्स्ट में ऐसा दिया गया है। इसके बारे में
केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद कोलकाता उच्च न्यायालय का केस उल्लेखनीय है। दूसरा इसका विशेषता है प्रतिफल सकारात्मक हो सकता है। धारा 2D में प्रतिफल की जो परिभाषा दी है उसमें यह स्पष्ट है कि प्रतिफल कुछ कार्य करने के लिए हो सकता है, अर्थात जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता कोई कार्य करता है तो यह प्रतिफल सकारात्मक प्रतिफल कहलाता है। तीसरी इसकी विशेषता है प्रतिफल नकारात्मक हो सकता है। धारा 2D के अनुसार प्रतिफल कुछ कार्य नहीं करने के लिए भी हो सकता है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल सकारात्मक ही हो, प्रतिफल नकारात्मक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रतिफल को वैध प्रतिफल माना जाता है। अगला इसकी विशेषता है प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। प्रतिफल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाए। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किसी अन्य पक्षकार द्वारा भी दिया जा सकता है। अतः यदि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है तो इसे वैधानिक प्रतिफल ही माना जाएगा। इस प्रकार का नियम भारत में प्रचलित है, जिसे हम रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी अधिनियम में प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। किसी अन्य पक्षकार द्वारा दिया गया प्रतिफल वैधानिक नहीं होता है। अगली विशेषता है इसके लक्षण प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। धारा 10 में यह स्पष्ट किया गया है कि एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल वैधानिक होना अति आवश्यक है। अतः प्रतिफल अवैधानिक, कपटमय, लोकनीति के विरुद्ध, राजनियम की व्यवस्थाओं के विपरीत तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाने वाला आदि नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिफल अवैधानिक है तो ठहराव व्यर्थ होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताएं, अशोक सुरेश को अनिल एंड कंपनी के रुई के गोदाम में आग लगाने पर 5,000 रुपये देने का वचन देता है तो यह प्रतिफल अवैध है और ठहराव व्यर्थ होगा। तो इस तरह से ये प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। अगला विशेषता है इसकी प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए कुछ प्रतिफल होना आवश्यक है। कुछ शब्द अति महत्वपूर्ण है। अधिनियम इस संबंध में यह स्पष्ट करता है प्रतिफल होना आवश्यक है, लेकिन यह कितना हो, अर्थात प्रतिफल की दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल उपयुक्त अथवा पर्याप्त हो, बल्कि कुछ प्रतिफल का होना अनिवार्य है, अन्यथा वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो। धारा 25 इस संबंध में स्पष्ट करती है कि प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कानून की दृष्टि में प्रतिफल का कुछ मूल्य अवश्य होना चाहिए। इस संबंध में चिदम्बरा बनाम रंगा का मामला उल्लेखनीय है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि कानून की दृष्टि में प्रतिफल कुछ अवश्य होना चाहिए, वह कानून की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य अवश्य हो। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, राम अपना मकान श्याम को 2 लाख रुपए में विक्रय करता है, जिसका वास्तविक मूल्य 12 लाख रुपए है। इसमें राम की स्वतंत्र सहमति है, तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त प्रतिफल न होते हुए भी यह राम और श्याम के बीच मकान क्रय विक्रय का अनुबंध वैधानिक है। अगला इसकी विशेषता है प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। किसी भी ठहराव या अनुबंध में प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। अतः प्रतिफल अस्पष्ट, अनिश्चित, असंभव, भ्रामक अथवा कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसे प्रतिफल नहीं माना जाएगा। अगला जैसे
उदाहरण के लिए अशोक अपने धर्मगुरु से मृत्यु के बाद स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए उसके आशीर्वाद के बदले 51,000 रुपये देने का ठहराव करता है। इस ठहराव में प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान नहीं होने के कारण यह ठहराव व्यर्थ होगा, जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। अगली विशेषता है इसके प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल के संबंध में यह भी नियम है कि जब एक ही पक्षकार के साथ 2 या 2 से अधिक अनुबंध किए जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रतिफल होना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक अनुबंध का प्रतिफल निश्चित व अलग होना आवश्यक है। अगला इसके 9वां लक्षण है प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भविष्यकालीन हो सकता है। धारा 2D में प्रतिफल की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भविष्यकालीन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम भूतकालीन का दें, यह अनुबंध जब अनुबंध किसी ऐसे कार्य करने या कार्य से अलग रहने के लिए किया जा रहा है जो पूर्व में ही किया जा चुका है, तो ऐसा कार्य या उससे अलग रहना उस अनुबंध का भूतकालीन प्रतिफल कहलाता है। जैसे सूरज नरेश को गरीबी के कारण 5,000 रुपये दया भाव से देना और बाद में नरेश द्वारा सूरज को 5,000 रुपये वापस करने का वचन भूतकालीन प्रतिफल होगा। अगला बिंदु है इसका प्रतिफल से वचनदाता को लाभ होना चाहिए। प्रतिफल से वचनदाता को लाभ हो यह आवश्यक नहीं है। अतः यदि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया है और उसका लाभ यदि किसी अन्य व्यक्ति या पक्षकार को हुआ है तो इस प्रकार का प्रतिफल वैधानिक प्रतिफल माना जाता है। इसे ही हम प्रतिज्ञा की विवाद्यता का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमेजरी एस्टोपल के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसकी 10 विशेषताएं या लक्षण प्रतिफल के हमने बताए, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिफल क्या है और प्रतिफल किसे माना जाएगा। अगला इसी में एक बिंदु है प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, लेकिन इसके अपवाद हैं। इसमें क्या है अपवादों से आशय क्या है, अर्थात बिना कुछ अनुबंध अथवा ठहराव बिना प्रतिफल के भी वैध माने जाते हैं। ये भारतीय अधिनियम अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट कहा गया है कि एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल होना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 25 में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिफल के अभाव में ठहराव व्यर्थ होते हैं। यह निर्वाह सत्य है कि लेकिन इसके विपरीत इसके कुछ अपवाद हैं, अर्थात जो जिसमें बिना प्रतिफल के किसी अनुबंध में अगर प्रतिफल नहीं होता है तो भी वह अनुबंध अथवा ठहराव व्यर्थ नहीं होते। इसके क्या कौन कौन से अपवाद हैं वो देखिए आप। पहला है स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के द्वारा ठहराव। जब कोई भी अनुबंध निकटतम संबंधियों के मध्य स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित ठहराव होता है और वह अनुबंध लिखित व पंजीकृत होता है, तो ऐसा अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैधानिक होता है। धारा 25 की फर्स्ट के स्पष्टीकरण से ये स्पष्ट है कि यदि अनुबंध स्वाभाविक प्रेम स्नेह से प्रेरित निकट संबंधियों मध्य है तो वह अनुबंध वैध होगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन जरूरी है, जिनमें अनुबंध का लिखित होना आवश्यक है, प्रचलित राजनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, पक्षकारों को निकट संबंधी होना चाहिए, अनुबंध स्वाभाविक प्रेम स्नेह से प्रेरित किया गया हो। उपरोक्त तथ्यों की पालना करते हुए कोई भी अनुबंध यदि स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित होकर किया गया है तो यह अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होगा। जैसे स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के क्या उदाहरण हैं। स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह में पति पत्नी, पिता पुत्र, माता
पुत्री, दादा पोता, नाना दोहता, भाई बहन, भाई भाई, और इस तरह से ये स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के उदाहरण हैं और इनके बीच में किया गया बिना प्रतिफल के अनुबंध वैध माना जाता है। दूसरा है इसमें स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति का अनुबंध। अनुबंध अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार जहाँ ठहराव ऐसे व्यक्ति या पक्षकार की पूर्ण अथवा आंशिक क्षतिपूर्ति करने का वचन है जिसने पहले ही वचनदाता के लिए कोई कार्य स्वेच्छा से किया हो अथवा कोई कार्य ऐसे कार्य किया हो जिसको करने के लिए स्वयं वचनदाता वैधानिक रूप से बाध्य था, तो ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होगा, अर्थात वैध अनुबंध होगा। ऐसे अनुबंध में प्रतिफल का अभाव है तो भी वह वैध माना जाता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या है, इसकी पुष्टि वेंकट गिरी बनाम श्री कृष्णिया के मामले में की गई थी। अब इसमें कई बातें हैं कि पहला स्वेच्छा से कार्य किया गया हो, दूसरा कार्य वचनदाता के लिए होना चाहिए, तीसरा पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, क्षतिपूर्ति इस संबंध में कहना ये धारा महत्वपूर्ण है, जबकि उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति के लिए की गई सेवाओं की पूर्ण अथवा आंशिक क्षतिपूर्ति करने के लिए वचन दिया हो, तो उस दशा में ये बिना प्रतिफल के भी ठहराव मान्य होगा। तीसरा है अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का वचन। वैधानिक रूप से कोई भी ऋणदाता अवधि वर्जित ऋण को वसूल करने का अधिकार नहीं रखता है। इस संबंध में भारतीय लिमिटेशन अधिनियम इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई ऋणदाता अपना दिया गया ऋण एक निश्चित समय के पश्चात अर्थात 3 वर्ष तक वसूल नहीं कर पाता है, अर्थात वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर पाता है, तो वह काल बाधित ऋण हो जाता है और ऐसे ऋण को ऋणदाता ऋणी से वसूल करने का अधिकार वैधानिक रूप से खो देता है। लेकिन अधिनियम की धारा 25(3) के अनुसार यदि किसी कालबाधित ऋण के ठहराव को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भुगतान करने का वचन है जो स्पष्ट है, लिखित है तथा जिस पर वचनदाता अथवा उसके एजेंट के हस्ताक्षर हैं तथा जो ऐसे ऋण के संबंध में जिसके भुगतान के ऋणदाता बाध्य कर सकता है, तो केवल लिमिटेशन अधिनियम के कारण बाध्य नहीं कर सकता था, बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होगा। इसके लिए अनुबंध लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, ऋण की स्वीकृति होनी चाहिए और भुगतान का स्वरूप और वैधता ये सब स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अगला इसमें दान एवं भेंट के अनुबंध। सामान्यतः दान का वचन देने पर भी दान नहीं देने पर दान मांगने वाला व्यक्ति दान के लिए कोई वाद नहीं चला सकता है, लेकिन यदि दान लेने वाला दान मिलने के विश्वास में कुछ व्यय कर ले परंतु दान देने वाला दान देने से इनकार कर देता है तो उस पर वाद चलाया जा सकता है। अतः दान का अनुबंध लिखित हो तो धारा 25 के अनुसार यदि पक्षकार ने वास्तव में दान दूसरे पक्षकार को दे दिया है तो उसमें प्रतिफल को नहीं देखा जाता है, अर्थात ऐसे अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं। फिर अगला है दे धन के बदले कम धन चुकाने का भी अनुबंध, और इसमें अगला है निःशुल्क निक्षेप। निक्षेप के अनुबंध में प्रतिफल की अनिवार्यता का होना आवश्यक नहीं है, अतः निक्षेप का अनुबंध प्रतिफल सहित अथवा प्रतिफल रहित भी वैधानिक होता है। अतः निक्षेप के अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं। और लास्ट है और अंतिम एजेंसी के अनुबंध। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 185 के अनुसार एजेंसी के अनुबंधों में प्रतिफल की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, अतः एजेंसी का अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं।
इस तरह से हमने इसके कुछ अपवाद बताए जिसमें बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होते हैं। और इस तरह से ये टॉपिक आज यहीं समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।